हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का हमारा टॉपिक है भारत में जो यूरोपीय कंपनियों ने अपने रोल प्ले किया था उसके बारे में। ठीक है, भारत में कौन कौन आया था, कब आया था, इसकी ए टू जेड जानकारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले भारत में कौन कौन आए थे, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिश आए थे, फिर डेनिश आए थे जो डेनमार्क के थे। कहाँ के थे? डेनमार्क के। डेनमार्क के रहने वाले थे। और लास्ट में कौन से आए थे? फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो भारत में सबसे लास्ट में कौन गए थे? तो सबसे लास्ट में भी कौन गए थे? तो पुर्तगाली ही सबसे लास्ट में गए थे। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके कौन कब आया था और किसने क्या किया। ठीक है, सबसे पहले बात करें पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों का आगमन जो आने का सिलसिला शुरू हो गया था वो 1498 ईस्वी से शुरू हो गया था, जब वास्को डी गामा ने पहली समुद्र मार्ग से आकर के, मतलब भारत में आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, अब ये आया कहाँ से था? सबको पता है पुर्तगाली है तो पुर्तगाल से ही आया था। ठीक है, पुर्तगाल से आया था। किस रास्ते से आया था? समुद्री रास्ते था से आया था। समुद्री रास्ते का जहाँ से वो आया था वहाँ से उस रास्ते को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते वो भारत में आता है और प्रवेश किया था उसने कालीकट, जो आज बंदरगाह भी है, जो केरल में पड़ता है। ठीक है, कालीकट बंदरगाह से आया था वो, केरल में प्रवेश किया। और तत्कालीन जो उस टाइम का जो कालीकट का राजा था वो जमोरीन था, जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है, आइए हम थोड़ा मैप के थ्रू देखते हैं कि कहाँ पुर्तगाल पड़ता है और कहाँ भारत पड़ता है और कहाँ से वास्को डी गामा आया था। ठीक है, तो ये रहा पुर्तगाल। ठीक है, यहाँ पर, और ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, भारत में अगर ये बात करें कि आया कहाँ से था, तो सबसे पहले ये जुलाई 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू करता है। ठीक है, और पहुंचता कब है ये? तो मई 1498 ईस्वी में। तकरीबन एक साल का समय इसको लगा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पड़ता है पुर्तगाल। ये चाहता तो ऐसे डायरेक्ट भी तो आ सकता था, लेकिन नहीं, ये समुद्री रास्ते आया था। तभी कहा जाता है कि समुद्री रास्ते की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो वो वास्को डी गामा थी ने की थी। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, लेकिन ये मानना गलत है, क्योंकि भारत कोई खोई हुई चीज़ नहीं थी जिसको इसने खोजा था। ठीक है, इसने समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, ये पड़ता है हमारा केप ऑफ गुड होप। ठीक है, इस रास्ते से ये आया था, तो तभी इसको कहा जाता है कि ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते आया था। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। इसके आगे सबसे पहला तो आया था हमारा कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। दूसरे नंबर पर जो आता है, जो पुर्तगाल से ही होता है, जिसका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब यहाँ पर आता, ये आया क्यों था? सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं। तो जब वास्को डी गामा भारत आया था, ठीक है, तो यहाँ वो राज करने के लिए नहीं आया था, कोई कंपनी फैक्ट्रीज वगैरह बनाने नहीं आया था। यहाँ सबसे पहले तो उसको पता ही नहीं था कि भारत में होता क्या है, क्योंकि खोज ही इसने की थी रास्ते की। तो वास्को डी गामा जब भारत आता है तो इसको यहाँ मसाले वगैरह मिले। ठीक है, केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, इस वाले जो भारत का ये वाला एरिया है, यहाँ पर मसाले बहुत होते हैं। ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ यहीं पर पड़ती हैं, केरल के पास ही। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले इसने ये मसाले लेकर के गया था। अब जितने इसने मसाले खरीदे थे वास्को डी गामा ने, वो उसके पुर्तगाल में जाके 16 गुना मुनाफा हुआ था इसको। ठीक है, 16 गुना इसको मुनाफा हुआ था। ठीक है, जब देखा कि भाई भारत में बहुत कुछ है, तो फ्रांसीसिको डी अल्मीडा आता है और यहाँ पर ये फैक्ट्रीज़ बनाने की सोचता है, लेकिन असफल होता है। आया कब था ये? 1505 ईस्वी में। और 1509 ईस्वी में ये वापस चला जाता है निराश होकर के, मतलब कि इसकी यात्रा असफल रही थी। ठीक है, तीसरे नंबर पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है अल्फांसो डी अल्मीडा। सॉरी, अल्मीडा नहीं है इसका,
फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क है। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आता है 1509 ईस्वी में। ठीक है, ये आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, माफ़ी चाहूँगा। 1509 ईस्वी में ये आता है अल्बुकर्क। और इसी को क्या माना जाता है, इसी को पुर्तगाल का यहाँ पर संस्थापक माना जाता है भारत में। मतलब कि भारत में जो पुर्तगालियों की सबसे पहले नींव रखी थी वो किसने रखी थी, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है, सबसे पहले इसने यहाँ पर क्या सलाह दी कि हम भारतीयों से शादी विवाह वगैरह करेंगे। ठीक है, शादी विवाह वगैरह अगर करते हैं तो यहाँ हमारी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। अगर जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो हमें यहाँ पर कब्जा करने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली सलाह ये थी जिसको सभी पुर्तगालियों ने मान लिया। ठीक है, अब ये इसका चल पड़ा, हिसाब किताब शुरू हो गया इनका यहाँ पर रुकना। ठीक है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले इन्होंने कब्जा कहाँ पर किया, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने कब्जा किया था इस वाले एरिया पर। ठीक है, इस वाले एरिया पर, जिसको पारस की खाड़ी बोला जाता है। पारस की खाड़ी या ईरान की खाड़ी इसको बोला जाता है। ठीक है, इस एरिया पर कब्जा किया। अब यहाँ पर कब्जा करते हुए ये आगे बढ़े, यहीं पर नहीं रुके। ठीक है, फारस की खाड़ी पर कब्जा किया, इसको क्या बोला जाता है, ईरान की खाड़ी। ईरान की खाड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, ये पश्चिमी एशिया का भाग पड़ता है जो पारस की खाड़ी है, यहाँ पर कब्जा किया। और उसके बाद जो पश्चिमी भारत होता है, पश्चिमी भारत मतलब कि गोवा, गोवा पर इन्होंने कब्जा कब किया, 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा पर कब्जा किया। वहीं पर पांडिचेरी पर कब्जा इन्होंने कब किया, तो 1793 ईस्वी में इन्होंने पांडिचेरी पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, अब पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी, तो पांडिचेरी की स्थापना की थी फ्रांस का एक व्यक्ति था। जब आगे मैं आपको बताऊंगा कि फ्रांसीसी ने भी भारत में अपना रोल प्ले किया था। तो फ्रांस का एक व्यक्ति था जिसका नाम था मार्टिन। मार्टिन इस बंदे का नाम था। और उसने कब पांडिचेरी की स्थापना कब की थी, तो 1673 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1673 ईस्वी में मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। और पांडिचेरी को पुर्तगालियों ने कब कब्जे में लिया, तो 1793 ईस्वी में। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। इतना सा ही इन्होंने यही यही जो हमारा ये जैसे भारत पड़ता है इस तरह से, सॉरी, इस तरह से जैसे भारत पड़ता है, भारत का नक्शा कुछ इस तरह का, तो ये वाले एरिया पर इन्होंने कब्जा किया था। सिर्फ यही वाला एरिया ये लूट पाए थे, क्योंकि बाद में डच वगैरह आते हैं, अंग्रेज आते हैं। अंग्रेजों ने इन्हें ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया था, ज़्यादा फैलने नहीं दिया था। टिके तो बहुत टाइम तक थे ये। कब गए थे, 1961 तक ये भारत में बने रहे थे। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। 1961 में 19 दिसंबर 1961 को 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। ठीक है, मतलब अंग्रेज़ तो कब चले गए थे, अंग्रेज़ तो 1947 में भारत छोड़कर चले गए थे। लेकिन 1961 तक कौन बने रहे, पुर्तगाली बने रहे। यही कारण था कि सबसे इनको माना जाता है कि सबसे पहले भारत आने वाले और सबसे लास्ट में जाने वाले कौन थे, तो वो पुर्तगाली ही थे। ठीक है, हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने भारत के ज़्यादा हिस्से पर कब्जा नहीं किया, ज़्यादा रोल प्ले नहीं किया, लेकिन बने रहे थे, ये पश्चिमी भारत पर बने रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं डच लोग। ठीक है, अब ये डच कौन है, तो डच जो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। आज इस देश को क्या कहा जाता है, नीदरलैंड कहा जाता है। ठीक है, नीदरलैंड से आप ये याद रख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है हमारा वो कहाँ पर है, नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। ठीक है, क्लियर। अब इनका आगमन कब होता है, सबसे पहले आगमन होता है इनका 1596 ईस्वी में, ये भारत में एंटर होते हैं। ठीक है, 1596 ईस्वी में एंटर होते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब एंटर होते हैं तो इन्होंने क्या किया, इनका जो प्रमुख उद्देश्य था कि वो भारत को लूटेंगे नहीं। ठीक है, भारत में कोई कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये जैसे मान के चलो ये हमारा भारत है। ठीक है,
और यहाँ पे जो पड़ते हैं देश, मतलब कि एशिया के जो दक्षिणी भाग था, एशिया का दक्षिणी भाग बोले तो यहाँ कौन कौन से देश पड़ते हैं, तो थाईलैंड यहाँ पड़ता है, वियतनाम पड़ता है, और क्या पड़ता है, मलेशिया पड़ता है, इंडोनेशिया पड़ता है, ताइवान पड़ता है। इस तरह के जितने भी देश हैं, इनको लूटने की इनकी मंशा थी डच लोगों की। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से मैप के थ्रू बता देता हूँ, क्योंकि ये सारी जो कंपनी आई थी ये यूरोप से ही आई थी। एक बार मैं मैप के थ्रू आपको बताता हूँ। ये पड़ता है हमारा यूरोप। ठीक है, ये है यूरोप। ठीक है, यूरोप में यहाँ से यहाँ जैसे से ये आए थे, और इनका कहने का मतलब था कि हम यहाँ से जाएंगे समुद्री मार्ग से भारत, और भारत से रास्ता बनाते हुए जो जैसे यहाँ पर भारत ख़त्म हुआ तो यहाँ जो एशिया का पार्ट है, जो मैंने आपको देश बताए, वियतनाम है, थाईलैंड है, मॉरिस, और कौन सा है, मलेशिया है, ताइवान है, वियतनाम है, इस तरह के जो देश हैं उनको लूटेंगे। और भारत को सिर्फ इन्होंने रास्ता बनाया था कि इस रास्ते से हम जाएंगे, जो रास्ते में मिलेगा वो लूटपाट करते चलते रहेंगे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जब ये भारत में एंटर हुए तो यहाँ इनको क्या क्या मिला, कपास इनको यहाँ पर मिला। ठीक है, उसके बाद अफीम मिला, उसके बाद मसाले मिले, उसके बाद रेशम मिला। इस तरह की जैसे वस्तुएं, कीमती चीज़ें इनको मिलती गई, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारत को ही लूटें, और जो दक्षिणी एशिया होगा उसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो यही कारण था कि ये भारत में काफ़ी समय तक टिके रहे। ठीक है, अब जब ये आए तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर मतलब डचों ने कारखाने वगैरह, फैक्ट्रियाँ वगैरह बनानी शुरू कर दी। ठीक है, सबसे पहले आए कब थे, तो 1596 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनती है, 1602 ईस्वी में। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रथम जो इन्होंने कारखाना खोला वो मसूलीपट्टनम में खोला। अब ये मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मसूलीपट्टनम में इन्होंने पहला कारखाना कब खोला था, तो वो खोला था 1602 ईस्वी में। ठीक है, 1602 ईस्वी में पहला कारखाना कहाँ खुला इनका, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, वहीं पर इन्होंने दूसरा जो कारखाना खोला वो खोला उन्होंने कहाँ पर, पत्तोपोली, जो निजाम पत्तन के नाम से भी जिसको जाना जाता है। इसी के साथ इसी साल इन्होंने तीसरा कारखाना पुलिकेट में खोला। पुलिकेट कहाँ पड़ता है, तो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, मतलब कि दक्षिण के भाग को ही इन्होंने लूटा था। ठीक है, अन्य जो इनके अंडर क्षेत्र रहे थे उसमें सूरत था, विमलीपट्टनम था, कराईकल था, चिंसुरा था, कोचीन था, कासिम बाजार, बालासोर और नागपट्टनम। नागपट्टनम। ठीक है, अब जो इनका इन्होंने जो इतनी कारखाने खोल के रखे थे, इतनी फैक्ट्रियां बनाई थी, उनका जो मुख्यालय था, तो इनको पुलिकट को इन्होंने मुख्यालय बनाया, जो बाद में इन्होंने स्थानांतरित कहाँ किया था, नागपट्टनम में। नागपट्टनम में कब स्थानांतरित किया था, तो 1690 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, इसके बाद और इन्होंने क्या किया, चिंसुरा में इन्होंने गस्तावुस फोर्ट की स्थापना की, कब, 1653 ईस्वी में। इसी के साथ कोची फोर्ट विलियम की स्थापना भी इन्होंने कब की थी, 1663 में। ठीक है, ये तो था डचों से रिलेटेड कुछ। उसके बाद जब इनको बहुत सारा यहाँ से मिल गया, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कपास, बाकी अफीम वगैरह हो गया, तो 17वीं शताब्दी के पूरे एंड तक इन्होंने क्या किया, व्यापार वगैरह भारत में किया। ठीक है, जब व्यापार इतना सारा हो गया तो इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना यहीं पर हम अपने पैर पसार दें। ठीक है, मतलब कि दक्षिण में इन्होंने राज किया था, इनकी मंशा हुई कि हम उत्तर और पूर्वी भाग में भी भारत के जाएंगे और वहाँ पर भी अपना प्रचार करेंगे। ठीक है, लेकिन इनकी ये मंशा ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाई, और अंग्रेज़ों के विरुद्ध इनको एक युद्ध लड़ना पड़ता है। ठीक है, जब ये पूर्वी भाग में जाते हैं, यहाँ पर ये है जैसे भारत, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जब जाते हैं तो ये बंगाल का एरिया पड़ता था। ठीक है, सबसे पहले ये वाले इस वाले भाग में तो इन्होंने कब्जा कर लिया था। ठीक है, यही इनका जाने का रास्ता था कि यहाँ से हम जाएंगे और जो दक्षिणी एशिया है उसको लूटेंगे। लेकिन जब ये यहाँ पर जाते हैं बंगाल के एरिया में, तो यहाँ अंग्रेज़ों का कब्जा था। ठीक है, अंग्रेज़ों का कब्जा था। पश्चिम बंगाल में एक नदी बहती है, हुगली नदी। ठीक है, आज एक क्वेश्चन बनता है कि
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो वो हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे इनका एक युद्ध होता है जिसको बेदरा का युद्ध इतिहास में इसको लिखा गया है। कब होता है ये? तो 1758 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध होता है और अंग्रेज इसमें जीत जाते हैं। अंग्रेज जीतते ही नहीं बल्कि डच इतनी बुरी तरह से हारते हैं कि इनको भारत छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर डचों का भी चैप्टर क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आगे कौन आए थे। तो आगे आते हैं तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए थे। अंग्रेज आए थे जिन्होंने भारत में बहुत बहुत धराशाही मचाई थी। ठीक है, बहुत लंबे समय तक इन्होंने भी शासन किया था और भारत को लूटा भी बहुत था, लेकिन भारत को दिया भी बहुत कुछ था। एक तरफ से हम बोलें कि भारत को इन्होंने बहुत कुछ दिया था। बहुत कुछ में क्या क्या आ जाता है, जैसे एजुकेशन अंग्रेज़ों की देन है। उसके बाद जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह जो थी वो अंग्रेज़ों की देन है। अगर आज भारत का संविधान बना है तो अंग्रेज़ों की सहायता से बना है। नहीं तो अगर अंग्रेज़ नहीं होते तो राजवाड़ा प्रथा आज भी शायद चली होती, और जिसको जो राजा सामंत वगैरह होते थे, ठीक है, उनके जो जैसे दास प्रथा वगैरह थी, यहाँ पर सती प्रथा थी, इस तरह की जो कुरीतियाँ थी समाज में फैली हुई, उनसे आज भी भारत जूझ रहा होता अगर अंग्रेज़ नहीं आते तो। ठीक है, खैर कुछ किया है हमारे लिए लेकिन लूटा भी बहुत कुछ है। अंग्रेज़ आते हैं। अंग्रेज़ कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ब्रिटेन के, जिसको इंग्लैंड भी कहा जाता है, इंग्लैंड के ये रहने वाले थे। ठीक है, अब जो आते हैं ये सबसे पहले इनका आगमन कब होता है? 1599 ईस्वी में। जो पहला अंग्रेज होता है जिस उसका नाम होता है जॉन मिल्ने हॉल। ठीक है, जॉन मिल्ने हॉल आता है 1599 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के नेतृत्व में ये आते हैं दिल्ली दरबार में। उस टाइम दिल्ली में किसका दरबार है? अब 1600 ईस्वी है तो दिल्ली में मुगल शासक कौन थे? अकबर थे। ठीक है, अकबर के दरबार में ये आते हैं और इन्होंने अनुमति मांगी कि भाई हमें 15 वर्ष के लिए व्यापार करने की अनुमति दी जाए। अकबर ने इनको अनुमति दे दी। अब 1600 ईस्वी में इनको व्यापार करने की अनुमति मिली और 1603 ईस्वी में इनका ऐसा दिमाग ख़राब होता है कि ये बोलते हैं कि हम सूरत में फैक्ट्री बनाएंगे और यहाँ पर ही जो माल है उसको पका करके बेचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, अकबर ने उनको मना कर दिया था। ठीक है, अकबर ने तो मना कर दिया। बाद में क्या होता है, पहली फैक्ट्री इनकी मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खुली थी। लेकिन कैसे खुली थी? ब्रिटेन से जेम्स द्वारा भेजा गया राजदूत आता है कैप्टन हॉकिंस नाम से। ठीक है, ठीक है, हॉकिंस आता है। अब जो जॉन मिडने हॉल आया था वो क्या आया था? एक व्यापारी के रूप में आया था, और जो कैप्टन हॉकिंस आया था वो राजदूत के रूप में भारत में एंटर हुआ था। ठीक है, 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक एक अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आता है और सूरत बंदरगाह पर वो उतरता है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचने वाला समुद्री यात्री, मतलब पहला समुद्री यात्री था। ठीक है, समुद्री यात्री कौन था? पहला था हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, ये जाता है 1607 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी सॉरी 1608 ईस्वी में किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में, क्योंकि 1606 ईस्वी में अकबर का टेन्योर ख़त्म हो जाता है और उसके बाद किसका टेन्योर चलता है? जहांगीर का। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस जाता है। ठीक है, और उनको ये इतिहास में माना गया है कि जहांगीर को हॉकिंस ने क्या दिया था? दस्ताने दिए थे। ठीक है, दस्ताने भेंट किए थे। ठीक है, जिससे खुश होकर के जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी। ठीक है, इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 1612 ईस्वी में 1612 ईस्वी में अंग्रेज कैप्टन, एक कैप्टन बेस्ट नाम का होता है जो पुर्तगालियों पर हमला करता है। कहाँ पर? स्वाली। ये स्वाली कहाँ पड़ता है? तो सूरत में पड़ता है। अब सूरत कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में। ठीक है, यहीं से आप याद रख सकते हैं सूरत किस नदी के किनारे है? तो ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, ये जाते हैं स्वाली के युद्ध में और
पुर्तगालियों की सेना को परास्त कर देते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों की सेना को परास्त किया जाता है। अब इनकी वीरता को देखते हुए 1613 ईस्वी में जहांगीर उनको अनुमति दे देता है सूरत में फैक्ट्री बनाने की। ठीक है, वही फैक्ट्री जो 1603 ईस्वी में वो बना रहे थे, जिसको अकबर ने डिनाई किया था, उसके बाद जहांगीर इनको अनुमति देता है कि आप फैक्ट्री लगा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो 1611 ईस्वी में उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ बनी? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। दूसरी फैक्ट्री इनकी 1613 ईस्वी में बनती है, कहाँ पर? सूरत में। ठीक है, सूरत में ये फैक्ट्री बनाते हैं। उसके बाद चलता है इनका ये काम वगैरह करते रहते हैं, वैसे करते करते ये बंगाल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, दक्षिण दक्षिण पश्चिम में पड़ता है गुजरात। ठीक है, पश्चिम में पड़ता है वैसे तो गुजरात, उसके बाद केरल। इन इलाकों में इन्होंने फैक्ट्रीज पहले बनाई, और दक्षिण में कहाँ बनाई थी? तो मसूलीपट्टनम, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस क्षेत्र में तो इन्होंने राज कर लिया था, ये वाला क्षेत्र। ऐसे करते करते पहुँचते ये यहाँ कोलकाता के पास पहुँचते हैं, और 1700 ईस्वी में ये क्या करते हैं? कोलकाता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब कौन है? मुगल बादशाह है। ठीक है, मुगल बादशाह, इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनके बाद जो मुगल डायनेस्टी के राजा होते हैं, ठीक है, इनके उत्तराधिकारी होते हैं, वो बहुत आलसी और निकम्मे टाइप के होते हैं, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ लेते हैं। ठीक है, और अंग्रेज़ों ने सोचा क्यों ना यहाँ पर हम राज करना शुरू करते हैं। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले कहाँ से शुरू किया? तो पलासी। पलासी कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को ललकारते हैं ये युद्ध के लिए। कब? 1757 में। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। ठीक है, इतिहास में लिखा गया है कि सिराजुद्दौला की सेना कितनी थी? 30,000। 30,000। और अंग्रेज़ों की सेना कितनी थी? 3,000। लेकिन फिर भी अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है, अब अंग्रेज़ों के जीतने का क्या मतलब था कि कैसे जीते थे? तो यहाँ सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता है, जिसका नाम होता है मीर कासिम, सॉरी, मीर जाफ़र। मीर जाफ़र। मीर जाफ़र क्या करता है? मीर जाफ़र को अंग्रेज़ लालच देते हैं कि आप सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद करो। सिराजुद्दौला को हारने के बाद दिल्ली का नवाब हम तुम्हें बनाएंगे। ठीक है, तो इतने से सौदे में मीर जाफ़र मान जाता है। ठीक है, और जब प्लासी के मैदान में सेना पहुंचती है, तो मीर जाफ़र क्या अपनी सेना को ऑर्डर करता है कि भाई हम अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ेंगे। किसके विरुद्ध? सिराजुद्दौला के विरुद्ध। ठीक है, अब सारी सेना चली जाती है सिराजुद्दौला की किसकी तरफ? अंग्रेज़ों की तरफ। बचती कितनी है? इतनी सी सेना, जबकि इतनी बड़ी सेना थी सिराजुद्दौला की। इतनी सी सेना बचती है, और वो जो थोड़े से लोग सिराजुद्दौला के बचते हैं, वो जैसे तैसे सिराजुद्दौला को वापस उनके दरबार में ले आते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध लड़ा ही नहीं गया था। ठीक है, बिना लड़े ही सिराजुद्दौला हारा था। ठीक है, किसकी गद्दारी से हारा था? तो मीर जाफ़र की। ठीक है, अब सिराजुद्दौला हार जाता है, तो अंग्रेज़ अपने कहे अनुसार मीर जाफ़र को राजा बना देते हैं। कहाँ का? बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, अब क्या था? उनका खरीदा हुआ एक टाइप से, अगर गद्दार ही था, एक टाइप के खरीदा हुआ इंसान ही था। कौन? मीर जाफ़र। तो वो जैसे मनमर्जी करके भारत के ख़जाने को उन्होंने लूटना शुरू कर दिया था। ठीक है, जब अति ही होगी, हद होगी, तो मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बोला कि अंग्रेज़ों की बात मानना उन्होंने बंद कर दी कि अब भाई मैं आपकी बात नहीं मान सकता। जब मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कुछ आवाज़ उठाई, तो उन्होंने क्या किया? मीर जाफ़र को गद्दी से हटा करके मीर कासिम को बना दिया। ठीक है, मीर कासिम को राजा बना दिया। उसके बाद जब मीर कासिम एक स्ट्रिक्ट टाइप का बंदा था, ठीक है, स्ट्रिक्ट टाइप का एक राजा हुआ, जिसने अंग्रेज़ों की बात नहीं मानी। यही कारण था कि बक्सर के युद्ध में इनका सामना भी अंग्रेज़ों से होता है। ठीक है, अब बक्सर का युद्ध देखते हैं। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ था? बक्सर के युद्ध में भारत के 3 राजा, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह। बंगाल का नवाब कौन है? मीर कासिम। अवध का नवाब कौन है? शुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम द्वितीय। और एक तरफ से सेना किसकी होती है? अंग्रेज़ों की सेना। ठीक है,
लेकिन फिर भी अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, बक्सर का युद्ध भी अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, जब प्लासी का युद्ध जीतते हैं तो बहुत हद तक अंग्रेज़ों ने अपनी जड़ें फैला दी थी भारत में। और माना जाता है, जो पॉलिटिकल साइंस में माना जाता है कि 1758 से लेके 1858 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया था। और जब 1857 का विद्रोह होता है और 1858 से लेके 1947 तक ब्रिटिश क्राउन ने शासन किया था। खैर, पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक है, अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, ये तो था अंग्रेज़ों का यहाँ पर आगमन और अंग्रेज़ों ने जो जो रोल प्ले किया उसके बारे में। आगे देखते हैं आगे कौन भारत में आया था। इसके बाद भारत में आते थे डैनिश लोग, जो डेनमार्क के रहने वाले थे। ठीक है, डैनिश लोग भारत में आते हैं सबसे पहले। अंग्रेज़ों के बाद 1616 ईस्वी में आते हैं डैनिश। ठीक है, अब डेनमार्क के लोगों ने जो पहली फैक्ट्री बनाई थी वो त्रावणकोर तंजौर में बनाई थी। कब? 1616 में आए थे और 1620 ईस्वी में पहली फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम तक टिके नहीं थे। 1636 ईस्वी में एक सेरामपुर, जो बंगाल में पड़ता है, वहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद 1745 ईस्वी में अपना सब कुछ अंग्रेज़ों को बेच करके और भारत छोड़कर चले गए थे। तो इनका ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन इनसे बनते नहीं। सबसे पहले तो डेनमार्क कब आए थे, या जिनको डैनिश बोला जाता, कब आए थे? 1616 ईस्वी में। फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? त्रावणकोर में। कब? 1620 ईस्वी में। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री कहाँ? तो 1676 ईस्वी में सेरामपुर, बंगाल में। ठीक है, और भारत को कब छोड़ा था इन्होंने? तो 1745 ईस्वी में भारत छोड़ दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आए थे, सबसे अंत में कौन से आए थे? फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, जो फ्रांस के रहने वाले थे। 1664 ईस्वी में इनका आगमन होता है। ठीक है, 1664 ईस्वी में एक फ्रेंच व्यक्ति आता है जिसका नाम कोलबर्ट होता है। कोलबर्ट आता है। ठीक है, 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई। ठीक है, अब जब कोलबर्ट आया था तो उस टाइम फ्रांस में राज किसका था? तो लुई 14वें का था। ठीक है, लुई 14वें ने एक मंत्री कोलबर्ट को यहाँ पर भेजा था। ठीक है, ठीक है भाई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जिसने, कंपनी देश इंडेज ओरिएंटलेस इसका नाम रखा था। मतलब ये उनकी फ्रेंच लैंग्वेज में इसका नाम था, जिसको इंग्लिश में क्या बोला गया था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? क्राइसिस कोरो के नेतृत्व में क्या होता है? भारत, फ्रांसिस केरो के नेतृत्व में एक दल भारत के लिए रवाना होता है। कहाँ से? फ्रांस से। ठीक है, इन्होंने जो अपना पहला कारखाना स्थापित किया था वो स्थापित किया था सूरत में। ठीक है, सूरत में स्थापित किया था। किसने किया था? फ्रांसिस कैरो ने। फ्रांसिस कैरो, जो अभी मैंने बोला कि फ्रांसिस कैरो का एक मतलब इनका एक दल आता है, पूरा दल आता है कहाँ पर? भारत में। कब? 1667 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया। ठीक है, इसके बाद फ्रांसीसियों ने दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है मसूलीपट्टनम। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी मार्टिना ने पांडिचेरी की स्थापना कब की थी? 1673 ईस्वी में। पहले मैं बता चुका हूँ, 1673 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। मार्टिन इस बंदे का नाम था। और इस पर पुर्तगालियों का कब्जा कब हुआ था? तो 1793 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 1674 ईस्वी में चंद्रनगर, चंद्रनगर कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, बंगाल में ये पड़ता है चंद्रनगर। ठीक है, यहाँ पर फ्रांसीसियों ने एक और कोठी की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? 1742 ईस्वी में एक डुप्ले नामक व्यक्ति आता है। कहाँ से? फ्रांस से। ठीक है, डुप्ले का मानना था कि हम क्या करेंगे, हम भारत पर राज करेंगे अब। ठीक है, कब्जा करना चाहा उन्होंने। ठीक है, जब कब्जा करना चाहा तो उसका सामना होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिनके जिनके साथ इनको 3 युद्ध कर्नाटक के और चौथा एक और युद्ध लड़ना पड़ा था, जिसको वांडीवाश का युद्ध माना गया है। ठीक है, वांडीवाश का युद्ध। ठीक है, अब सबसे पहले ये कर्नाटक युद्ध क्यों हुए थे? जब भारत में फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कर्नाटक में युद्ध लड़े जा रहे थे, इसका जो मेन कारण था, ऑस्ट्रिया में ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था। ठीक है, बात समझ आ रही है?
फ्रांसीसियों और ब्रिटिशर्स के बीच ऑस्ट्रिया में एक युद्ध लड़ा जा रहा था, ठीक है। उसी दुश्मनी को लेकर के यहाँ पर भारत में भी इनके विरुद्ध क्या हो जाता है, इनको आपस में युद्ध छिड़ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इनका युद्ध होता है वो, जिसको प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, कब होता है तो 1746 से 48 के बीच में, मतलब कि 2 साल के बीच ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है। ठीक है, 2 साल इनके बीच युद्ध लड़ा गया। अब युद्ध में नेतृत्व किसने किया, तो फ्रांसीसियों की तरफ से तो किसने किया, ये महान योद्धा बन के आया था डुप्ले। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था, ठीक है। ये वही रॉबर्ट क्लाइव जिनके नेतृत्व में भारत में डाक व्यवस्था शुरू हुई थी, ठीक है। अब इसका जो परिणाम निकलता है वो फ्रांसीसी इसमें जीत जाते हैं, ठीक है, फ्रांसीसी जीत जाते हैं। अब जब फ्रांसीसी जीत जाते हैं उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, 1749 से 54 के बीच में लड़ा जाता है कर्नाटक में ही, ठीक है। ये युद्ध बराबरी पर ख़त्म होता है, ठीक है, बराबरी पर ख़त्म होता है। लेकिन यहाँ पर भी डुप्ले का प्रभाव ज़्यादा नजर आया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, दूसरा जो कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, इसके दौरान डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया गया था, ठीक है। तो मतलब डुप्ले का अब यहाँ पर रोल बहुत कम था, ठीक है। तीसरा युद्ध जो लड़ा जाता है कर्नाटक युद्ध, वो लड़ा जाता है 1758 से 63 के बीच में, ठीक है। इसमें अंग्रेजों की जीत होती है, ठीक है। तीसरे युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है, ठीक है। अब जब कर्नाटक में ये युद्ध लड़े जा रहे हैं तो इसके साथ ही इसके बीच में तमिलनाडु में एक जगह है वांडीवॉश नाम की, ठीक है। वांडीवॉश नाम की जो जगह है, यहाँ पर भी एक युद्ध लड़ा जा रहा था, वांडीवॉश का युद्ध। जो किसके बीच लड़ा जा रहा, ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में ही लड़ा जा रहा था, कब, 1760 ईस्वी में। यही निर्णायक मुकाबला था जिसमें अंग्रेजों की बहुत बड़ी जीत हुई और फ्रांसीसियों को भारत छोड़ना पड़ा था, ठीक है। तो ये थी यूरोपीय कुछ कंपनियां जो भारत में आई थी और जो इन्होंने अपने रोल अदा यहाँ पर किए थे। तो सबसे पहले कौन सी आई थी, पुर्तगाली आए थे। दूसरे नंबर पर कौन से आए थे, डच आए थे। तीसरे नंबर पर कौन आए थे, तीसरे नंबर पर कौन आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे। चौथे नंबर पर कौन आए थे, तो डैनिश आए थे, जिनको, जो डेनमार्क के थे, ठीक है, डैनिश। और पाँचवें नंबर पर कौन आए थे, तो फ्रांसीसी आए थे, ठीक है। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली गए भी सबसे लास्ट में थे, ठीक है। उसके बाद कौन आए, डच आए, कुछ टाइम तक रुके और चले गए। कौन से युद्ध में डच हारे थे, तो बेदरा के युद्ध में, ठीक है। कहाँ हुआ था बेदरा का युद्ध, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद अंग्रेज आए जो बहुत टाइम तक रुके, लगभग 1600 ईस्वी से लेके 1947 तक ये भारत में रहे थे, ठीक है। सिंपल अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा टाइम तक भारत में कौन यूरोपीय कंपनी रही थी, तो वो पुर्तगाली रहे थे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,